हेलो एवरीवन। पीपीबी एग्जामिनेशन इज अराउंड द कॉर्नर और ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं टेंशन हो रही होगी इस एग्जामिनेशन को लेकर। और जो सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें वी डिस्कस द टॉप 100 एमसीक्यूज, द सीरीज इज नाउ ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ यू। तो उसमें हमारा जो मॉड्यूल सी था उसके 3 पार्ट्स तो मैंने लाइव कंडक्ट किए थे, लेकिन 2 पार्ट्स पेंडिंग थे। I don't want to take a break. I just wanted you to provide you all the 100 questions for every module. तो इसीलिए I am creating this particular video for you जिसमें हम अगले 40 क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, which is going to be really very important for you. उससे पहले अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो डू ज्वाइन इट, जहाँ पे आपको पीडीएफ और जैक कैब रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगी। क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इट एज वेल, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू। अब अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट एटीएम ऑपरेशनल रिस्क एंड कस्टमर लाइबिलिटी इज करेक्ट। एटीएम ऑपरेशनल रिस्क और कस्टमर लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा पॉइंट करेक्ट है? पहला है बैंक हैव एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर एनी अनऑथोराइज एटीएम विड्रॉल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कस्टमर नेग्लिजेंस। नहीं सर, ये गलत है। अगर कस्टमर की नेग्लिजेंस है तो उस केस में बैंक के ऊपर उसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। बैंक विल नॉट गिव द कॉम्पनसेशन इफ अ कस्टमर शेयर्स पिन। बैंक कैन डिस्क्लेम लाइबिलिटी इफ इट प्रूव्स कस्टमर नेग्लिजेंस कॉज्ड लॉस। बिल्कुल सही है सर। अगर कस्टमर ने अपना पिन किसी के साथ शेयर किया तो ऑब्वियसली ये जो लाइबिलिटी ऑफ लॉस है दैट विल शिफ्ट टू कस्टमर रादर देन द बैंक। उसके बाद अगर हम बात करें, बैंक्स आर नेवर लायबल फॉर एटीएम कैश आउट फ्रॉड्स। दिस इज रॉन्ग। बैंक्स आर ऑल्सो लायबल फॉर एटीएम कैश आउट फ्रॉड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंक्स कैन बी लायबल फॉर स्किमिंग, अगर सिक्योरिटी लैप्स है या फिर लैक ऑफ मॉनिटरिंग है, दैट इज करेक्ट। लाइबिलिटी इज ऑलवेज शेयर्ड इक्वली। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइबिलिटी हमेशा 50-50 होगी, दैट इज नॉट करेक्ट। लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स, बैंक एडहेरेंस टू सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड टाइमलाइंस। तो आपका जो ओनली स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इज बी ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉड्यूल सी है ये एक ऐसा मॉड्यूल है जहां से आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर जनरली डूएबल। मेजॉरिटी में देखा गया कि मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी से क्वेश्चन कम आते हैं, अग्री, लेकिन हमेशा डूएबल रहते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको अच्छी खासी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। Under the customer protection in unauthorized electronic transaction, which is true about limiting customer liability. If customer reports unauthorized transaction within 3 working days, liability is zero. See, time frame vary करता है. Some standard allows zero liability अगर आपने promptly report किया, but not universally 3 days. ये जो तीन दिन का टाइम है ये universally correct नहीं है, that is wrong. Banks they must ensure provisional credit within 10 working days pending investigation for failed transfer only. See, RBI का गाइडलाइन ये है कि you require quicker provisional credit timelines for certain payment system, लेकिन इसमें ये जो 10 days है it specifically depends on the channel. It is again not universal. अगर हम बात करें if customer delay in reporting exceeds a prescribed period and bank proves customer negligence, full liability may rest विद द कस्टमर। ये बिल्कुल ठीक है सर। अगर आपने कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुई, आपने रिपोर्ट भी नहीं किया, जो एक टाइमलाइन था उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर केस के सिनेरियो में अगर वो ब्रीच हो जाता तो उस केस में बैंक विल नॉट बी लायबल, यू एज अ कस्टमर विल बी 100% लायबल। लाइबिलिटी कैप्स आर आइडेंटिकल अक्रॉस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इन ऑल द केसेस। नहीं सर, लाइबिलिटी रिजीम्स जो है दे विल डिफर, ऑब्वियसली दे विल डिफर across instruments as well as context, so this is wrong. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट बनेगी, दैट इज द सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हार्मोनाइज्ड ऑफ टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे कहा कि सर आप एक रिकॉर्डिंग कब तक देंगे, तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके पूरा कंप्लीट करके 2 दिन में दे दूंगा। तो व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम टू कंप्लीट द टास्क? दैट इज 2 days। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर एक फेल्ड ट्रांजेक्शन है, हार्मोनाइजेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम फॉर द फेल्ड ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? पहला पॉइंट, यूनिफॉर्म टैट फॉर ऑल पेमेंट्स और ऑल पेमेंट सिस्टम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेटलमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, वन साइज फिट ऑल वाला फंडा नहीं है। वन साइज टैट इज इम्प्रैक्टिकल। हार्मोनाइजेशन का मतलब है कि स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स बनाओ जिसमें एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन सेट होगी, रीजनेबल टाइमलाइन सेट होगी, बट दैट शुड नॉट बी सेम फॉर एवरी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। दिस इज रॉन्ग। Differential turnaround time based on whether transaction is through authorized payment system and failure type with capped compensation
क्या मतलब हुआ इसका सर? हार्मोनाइज गाइडलाइंस जो है वो डिफाइन करती है टाइमलाइंस को, कॉम्पनसेशन को, और वो जो कॉम्पनसेशन कैप है वो डिपेंड करेगा सिस्टम फेलियर पे या फिर आपका मोड फेलियर पे. दैट इज करेक्ट. No compensation is required for failed transaction if beneficiary delays the collection. This is wrong. Beneficiary का action absolve banks, don't absolve banks if system failure occurred, तो ऐसा नहीं होगा. लास्ट पॉइंट है टैट हार्मोनाइजेशन एलिमिनेट्स नीड फॉर कस्टमर टू प्रूव लॉस फॉर कॉम्पनसेशन. नहीं सर, ऐसा गलत है. कॉम्पनसेशन ऑफन रिक्वायर बेसिक प्रूफ और बैंक इन्वेस्टिगेशन भी होती है उसमें. तो हार्मोनाइजेशन से हम ईज कर रहे हैं कि ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस ईजी हो जाए, बट दैट शुड नॉट बी रिमूव. दैट इज नॉट अ केस. सो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द बी ऑप्शन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. देखिए जरा अगला क्वेश्चन पढ़िएगा एंड गिव मी द आंसर. क्वेश्चन आसान है, डुएबल है. ठीक है जी. इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, विच इज ट्रू अबाउट डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज्ड इन बैंकिंग. अगर हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बात करें विच इज यूज्ड इन बैंकिंग, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है. अगर हम उस बात पे बात करें तो उस केस में पहला, प्राइवेट लीज्ड लाइंस. 1 सेकेंड. हाँ जी, प्राइवेट लीज्ड लाइंस आर ऑब्सोलीट एंड नेवर यूज्ड बाय बैंक्स टुडे. ये बिल्कुल गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है. लीज्ड लाइंस जो है दे रिमेन रेलिवेंट फॉर हाईली सिक्योर लिंक, सो दैट इज नॉट करेक्ट. दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर? दूसरा पॉइंट है बैंक्स दे यूज अ मिक्स ऑफ एमपीएलएस वीपीएन ओवर इंटरनेट लीज लाइंस डिपेंडिंग ऑन क्रिटिकलिटी. ये बिल्कुल सही है. बैंक जो है वो यूज करता है एमपीएलएस, वीपीएन्स, लीज लाइंस, as well as we have we can say that trade-off across cost, latency, security, informed choices, everything is included. So keeping that in mind, this B option is correct. Keeping that in mind, B option is correct. ठीक है जी. अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि सर पब्लिक इंटरनेट इज एडिक्वेट फॉर सेटलमेंट फ्लोज requiring absolute guaranteed delivery. That is wrong. Public internet lack करता है guaranteed you can say QoS for mission critical settlement without overlay, so that is wrong. तीसरा point, fourth statement है satellite links are default backbone for core banking system. Satellite links are used in remote areas but they are not the default backbone, so this is also wrong. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, that is the B option. I hope it is clear to you. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडियाज बैंकिंग नेटवर्क सिनारियो. इंडिया के बैंकिंग नेटवर्क सिनारियो की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एनपीसीआई रन्स द फिजिकल नेटवर्क connecting all bank branches. That is wrong. NPCI provides payment system, not physical connectivity. Banks, they rely on domestic telecommunication provider and local NLDs for inter branch connectivity. That is correct. अगर हम बात करें बैंक्स दे रिलाई ओनली ऑन डोमेस्टिक टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स, नहीं सर, दिस इज रॉन्ग. दे इट इज अ ब्रॉडर हाइब्रिड मिक्स यूज्ड. अब हाइब्रिड पे भी पॉइंट आ गया. हाइब्रिड मॉडल एग्जिस्ट. बैंक यूज telco MPLS, cloud providers, dedicated links plus NPCI, NACH, RTGS network for clearing. This is absolutely correct. Swift replaced all domestic interbank messaging in India. नहीं sir, Swift जो है it is for cross border messaging. For domestic clearing we use RTGS, NEFT, NPCI. So this is wrong. अगला point क्या कहता है? Which of the following, which is an emerging trend in the communication network for banking? Emerging trend in the communication network for banking. Increasing adoption of edge cutting, बिल्कुल सही है. 5G for low latency services, absolutely correct. अगला पॉइंट आता है retrieving back to circuit switch network to reduce latency. नहीं सर, ये गलत है. This is not correct. Circuit switched एक obsolete format है for the modern data. It is not no more in use, no more in आप कह सकते हो चलन में नहीं है. Eliminating encryption to improve थ्रूपुट, नहीं सर. अगर आप इंक्रिप्शन की बात करें ये इसेंशियल है. इट हैज नॉट बीन
eliminated. This is also wrong. Relying exclusively on VPN for all security needs, incorrect. VPN क्या है? It's a part of security, but not sole measure. You need monitoring, you need DLP, you need IAM for all of them. So answer is going to be only one, that is A option. Next, which statement about ETF evolution in India is correct? अगर हम ETF evolution in India की बात करें तो इनमें से कौन सा correct है? पहला, NEFT was real time. NEFT was real time from inspection and required no batching. गलत है ना सर? National Electronic Fund Transfer real time थोड़ी ना है. It was, even today it is a deferred payment system. It is cleared in batches. That is wrong. RTGS is targeted for high value real time gross settlement. NEFT for batch settlement that later turned quasi real time. ध्यान से सुनो, RTGS जो है it is targeted for high value real time gross settlement, ये बिल्कुल ठीक है. NEFT for batch settlement, that is also correct. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो B option is correct. Two level fund transfer system refers to domestic and international levels only. नहीं सर, two level often indicates clearing layer और settlement layer, not just domestic and international. That is wrong. अगला है EFT system have no role in the digital payments. This is wrong. EFT का तो बहुत बड़ा role है, it is core to the digital payments, RTGS and EFT. So that is wrong. B option is the correct answer. अगला देखो, regarding SWIFT usage in banks, अगर हम SWIFT usage की बात करें banks में, तो SWIFT provides settlement finality for domestic RTGS payment. नहीं सर, SWIFT का RTGS settlement में कोई लेना देना नहीं है. SWIFT is a messaging platform. Settlement occurs on corresponding banks settlement system. बिल्कुल सही है. SWIFT जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक secure messaging system है. Settlement जो है वो handle की जाती है by the clearing and settlement system. That is correct. Swift messages are always encrypted end to end by individual banks with their own keys. ना 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 ना, यही तो point है. Swift uses a secure channel जिसे हम Swift net कहते हैं, and validation end to end encryption details differ from bank to bank. They are not same. Swift is used only for payments and not for securities or trade messaging. That is wrong. Sir, Swift जो है it support payment, securities, trade finance. So it has a broad messaging era जहाँ पे अलग अलग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी आपकी मैसेज फ्लो है वो आप कर सकते हैं. देयर इज नो इशू विद दैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया प्राइमरीली. अगर हम ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया की बात करें, प्राइमरीली उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है वो ध्यान से देखिएगा. सबसे पहला पॉइंट, सेटल कार्ड ट्रांजेक्शंस ओनली. इट विल सेटल कार्ड ट्रांजेक्शंस ओनली. इज इट करेक्ट? नो सर. कार्ड स्विचिंग इज सेपरेट. ACS is for bulk retail clearing like ECS, ACH. तो यहाँ पे this is wrong. This is wrong. Moving on to the next point. अगला point क्या कहता है? Facilitate bulk low value retail clearing, checks, electronic mandate, NEFT, IMPS clearing via ECS or ACH. Is this point correct? तो इस question का आंसर क्या होगा? Sir, ACS जो है ना, it includes check clearing as it says, automated clearing house or automatic clearing system. So ECS debit and credit, ACH activities, they all are done through this. So keeping that in mind, B option is correct. Have been discontinued after NPCI formation? No. Are solely operated by private clearing houses? No, no sir, ये तो allowed ही नहीं है. They are not solely operated. They are regulated by RBI. Moving on to the next. The two level fund transfer system refers to. दो level fund transfer system का मतलब क्या होता है सर? दो level फंड ट्रांसफर सिस्टम का मतलब है कस्टमर टू बैंक एंड बैंक टू बैंक लेग्स, जिसका मतलब है इनिशिएशन एंड सेटलमेंट. पहले कस्टमर ने बैंक को कहा, फिर एक बैंक ने दूसरे बैंक को इन्फॉर्म करके उसे सेटल किया. सो दैट इज अ टू लेवल फंड ट्रांसफर सिस्टम. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. NPCI रोल इन डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? NPCI रोल की अगर हम बात करें, इसे बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? पहला पॉइंट, अ कमर्शियल बैंक दैट प्रोसेसेस all retail transaction. So NPCI role in the digital payment ecosystem is best described as a commercial bank. नहीं sir, NPCI commercial bank don't know. That is wrong. It's an umbrella organization that builds and operates retail payments. That is correct. So answer is going to be what? Sir, answer is going to be B option. अगला, which is true about UPI? UPI supports only smartphone app based transactions and exclude फीचर फोन्स. यूपीआई नहीं सर, आज की डेट में यूपीआई तो आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं. इवन यू कैन डू विद दी व्हाट वी कॉल देम एज, वन इज स्मार्टफोन एंड द अदर वन इज
एक वर्ड है इसके लिए, डिजिटल फोन नहीं, आई कांट रिमेंबर राइट नाउ, आई कांट रिकॉल राइट नाउ। काफ़ी कॉमन टर्म है, मूवीज़ में तो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। कीपैड फ़ोन बोल देते हैं, कीपैड फ़ोन बोला जाता है, आई एग्री, बट कीपैड फ़ोन के अलावा फीचर फ़ोन भी आई गेस टर्म है जो यूज़ की जाती है। सो फीचर फ़ोन इज़ अ बेटर वर्ड आई विल यूज़। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। यूपीआई यूजेस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एंड इमीडिएट पुश बेस्ड सेटलमेंट वाया एनपीसीआई, बिल्कुल करेक्ट है, वर्ड टू वर्ड करेक्ट है। यूपीआई रिक्वायर यूसेज ऑफ आईएमपीएस नेटवर्क फॉर सेटलमेंट एंड कैन नॉट इंटीग्रेट विद आरटीजीएस, क्या ये पॉइंट करेक्ट है? देखो, यूपीआई एक लेयर्ड settlement arrangement which is done via NPCI rails, which is linked to RTGS, but it is not relevant for UPI retail flows. So I would say the statement is not absolutely correct. UPI जो है, it is restricted for cross bank transfers below a specific threshold only. ऐसा कुछ नहीं है, UPI is largely for retail with pre-transaction limits, but not strictly threshold only for domestic. That is not correct. So B option is the correct answer. National Automated Clearing House is primarily used for what? As the name suggests, it is primarily used for check clearing, as well as it is used for bulk recurring payments as well as collection like salaries, systematic investment plan, utility bills, credit or debit mandates can be done. So B option is the correct answer. आपको पता है क्रेडिट कार्ड वाला, उसके अलावा इसे यूज किया जाता है कैसे, सॉरी चेक के अलावा इसे यूज किया जाता है इस फॉर्मेट में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगला है विच Government of India digital health or payment initiative align most closely with KHSIP digital ambitions? Question है KHSIP. I don't know whether you attend my current affairs classes or not, लेकिन उस क्लास में मैंने इसके बारे में हाल ही में जिक्र किया था। KHSIP, if you ask me, what is the full form? Any idea? व्हाट इज द फुल फॉर्म? चलो ऐसा करते हैं, इसको होमवर्क रखते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस ओनली, क्या ये करेक्ट है? नहीं सर, ई गवर्नेंस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, हेल्थ स्पेसिफिक होता तो अलाइन हो जाता। तो हेल्थ स्पेसिफिक अगर हम बात करें, दैट इज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फॉर हेल्थ रिकॉर्ड्स इंटरऑपरेटेबिलिटी, दिस इज लिंक्ड विद KHSIP, दैट इज करेक्ट। अगला, मेजर इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन बैंक्स इंक्लूड, तो बैंक में मेजर इंपैक्ट क्या हुआ है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद? सर इससे ह्यूमन इन ओवरसाइट रिड्यूस हो गई? नहीं सर, ये तो बड़ा है, बल्कि ह्यूमन ओवरसाइट रिमेन्स एसेंशियल। ये मॉडल रिस्क एथिक्स सबके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन कहता है इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, बिल्कुल। कॉस्ट एफिशिएंट हो गया, बिल्कुल। फास्ट प्रोसेस हो गया, बिल्कुल। न्यू रिस्क फैक्टर्स भी इंक्लूड हो गए लाइक साइबर थ्रेट्स, दैट इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला, which is an incorrect statement about the role of technology upgradation in banks. Role of technology upgradation in the banks. Incorrect statement. Technology upgradation enables real-time fraud detection using analytics. That is true, AI. Then we have it enhances scalability and customer reach. बिल्कुल ठीक है sir. It supports regulatory reporting and audit trails. That is correct. But it ensures full elimination of operational risk. That is wrong. Operational risk आज भी exist कर रहे हैं. They are still existing. It reduces that, but it has not eliminated it. A major global trend in banking technology is, banking technology के जो global trend में, major global trend in banking technology में क्या है? Moving away from cloud to exclusively on premise hosting. नहीं sir, cloud को opt किया जा रहा है rather than on premise hosting, which is tough. Adoption of cloud native architecture, API ecosystem and open banking practices, correct. Abandoning digital channels, no. Standardizing on single vendor core system, no. That is wrong. So B option is the correct answer. अगला देखो, which of the following is not considered an emerging tech trend in banking? First one, emerging tech trend in banking, इनमें से कौन सा नहीं है? Distributed ledger technology, that is blockchain, is emerging trend, that is correct. AI और ML for credit underwriting and chatbot, ये भी है. Quantum safe cryptography being immediately deployed across all the systems without testing, this is wrong. Quantum safe crypto is researched but not immediately deployed, so ये गलत है. Robotic process automation for repetitive tasks, this is also an emerging tech,
तो इनमें से कौन सा इमर्जिंग टेक नहीं है? सी ऑप्शन इज नॉट द इमर्जिंग टेक, रेस्ट ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है देखिएगा जरा, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नो, चलो मैं देता हूं इसका आंसर। विच एरिया is not typically a primary IT security concern for the banks. Data confidentiality, integrity and availability, yes sir, it's a typically a primary security concern, so this is not the correct answer. Insider threats and privilege access abuse गलत हो गया, elimination of AML गलत, physical security of ATM ये सही है, जो physical security of ATM है that is not a critical threat, that is not a critical threat with respect to the IT security, नहीं, हाँ या ना, बताओ जरा, दिखने में तो यही लग रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप IT सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ ATM इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विद कंसर्न टू द IT एरियाज, बिकॉज ATM हैज एक्सेस टू योर बैंक डेटा, तो वहां पे भी इशू है। एलिमिनेशन ऑफ AML ऑब्लिगेशन, सी AML रिमेन्स अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, नॉट अ सिक्योरिटी कंसर्न टू बी एलिमिनेटेड, तो इसमें तो इसका कुछ लेना देना है ही नहीं, तो इसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, दैट इज एलिमिनेटेड, तो विच इज नॉट टिपिकली security concern. Elimination of AML obligation is not security concern, so D option is correct. अगला देखो, which combination correctly list cyber threat banks commonly face, तो जो cyber threats banks commonly face करते हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें सही है? phishing सही है, malware, DOS, insider misuse, that is correct, so A option is the correct answer. अगला देखो, which control is best to prevent unauthorized privilege access? अनऑथराइज प्रिविलेज एक्सेस को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे अच्छा क्या होगा? तो सबसे अच्छा होगा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल विद MFA एंड सेशन लॉगिंग। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं, इससे क्या होगा, आप इजीली एक्सेस को कंट्रोल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट, की डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल कंप्यूटर ऑडिट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज। कंप्यूटर ऑडिट जो है ना, आई वुड से वो फोकस करता है ऑन हार्डवेयर ओनली, और जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है वो कवर करता है एप्लीकेशंस, प्रोसेसेस एज वेल एज गवर्नेंस, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, विच इज ट्रू रिगार्डिंग IS सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स इन द बैंक्स, तो अगर आप IS सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स इन द बैंक में बात करेंगे तो क्या क्या सही है, क्या गलत है? पहला, दे मस्ट इंक्लूड policies, change management, patching, vulnerability management and incident response. This is absolutely correct. Only antivirus is sufficient. No, security frameworks are optional. No, they are optional recommendations only. No, they are not optional. They are mandatory. They have to comply with the RBI guidelines. Self-assessment is irrelevant. No, sir. Self-assessment and internal audits, they are critical. Remember that. अगला देखो, an example of social engineering fraud is, example of social engineering fraud is, first one, installing an antivirus. Example of social engineering fraud is, installing an antivirus is not a fraud. A caller impersonating bank staff to obtain OTP, ये सही है, किसी ने आपको कॉल किया और कहा कि मैं फलाने फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, अभी आप पे OTP आएगा, शेयर कर दो, that is a social engineering fraud, that is correct. अगला, फॉर क्रिटिकल IT रिसोर्सेज बैंक्स मस्ट डू, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक क्या करें? नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर रिस्क असेसमेंट करना होगा बैंक को, कैपेसिटी प्लानिंग करनी होगी, डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग करनी होगी, सो दैट बैंक कैन अचीव द टारगेट्स, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ DR मैनेजमेंट इंक्लूड्स, तो अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें
तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना बिजनेस कॉन्टिन्यूटी विद डिफाइंड आरटीओ और आरपीओ एंड रीस्टोरिंग क्रिटिकल सर्विसेज। ये बिल्कुल ठीक है सर, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीआर मैनेजमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला, which provision of the Information Technology Act is relevant to electronic signatures and legal recognition? तो अगर हम लीगल रिकग्नाइजेशन की बात करें, सेक्शन 5 जो है, it is only printing press regulation, so this is not correct. Provision recognizing electronic records and digital signatures include section 4, 5, 13 to 21 historically. This is correct. So B option is the correct answer for the given one. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। So moving on to the next question. The next question says Gopal Krishnan Committee 2003 focused on what? गोपाल कृष्ण कमेटी की बात करें तो उन्होंने फोकस किया था गवर्नेंस पे, रिस्क मैनेजमेंट पे इन द बैंक्स आईटी सिस्टम, रिकमेंड किया कोर बैंकिंग, माइग्रेशन एंड वेंडर मैनेजमेंट, प्रूडेंस। तो उस हिसाब से अगर हम चले तो ए ऑप्शन इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला, आरबीआई का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या रिक्वायर करता है, या आरबीआई साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रिक्वायर्स व्हाट? पहला, बैंक्स टू सेट अप ब्रॉड लेवल साइबर कमेटी, यस। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, यस। एप्रोप्रिएशन ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग लाइंस, यस। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स है किसकी? सो दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आरबीआई साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, the integrated ombudsman scheme implication for digital banks or digital banking include what? तो 2021 में 3 स्कीम्स को मिलाकर एक बनाया गया। उसमें कहा गया customers they can lodge their complaints relating to digital payment failure and ombudsman can adjudicate those compensation। बिल्कुल सही है। scheme cover only check bounce, no। scheme excludes e-commerce, no। bank only not payment service providers, no। सब जो भी digital payment system provide कर रहे हैं they can be challenged in front of integrated ombudsman। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड साइबर क्राइम इज व्हाट? फ्रॉड और साइबर क्राइम में क्या डिफरेंस है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड। फ्रॉड इज अ सिविल इशू, फ्रॉड इज अ सिविल इशू। साइबर क्राइम ऑलवेज सिविल टू। नहीं सर, ये तो कुछ मतलब ही नहीं बना। फ्रॉड में बी कंडक्ट लीडिंग टू लॉस, कुड बी सिविल और क्रिमिनल। साइबर क्राइम इज ऑलवेज अ क्रिमिनल offense under the law with investigation, that is correct, so B option is the correct answer for the given one। अगला देखो, which sequence correctly describes incident response phases? तो अगर आप incident response phases की बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसे बेस्ट डिफाइन करते हैं? पहला, प्रेपरेशन करना, फिर डिटेक्ट और एनालाइज करना, फिर कंटेनमेंट करना, इरेडिकेट करना, रिकवरी करना और पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू करना। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इग्नोर पैनिक ऐसा कुछ नहीं है, रिकवरी नहीं, कंटेनमेंट ओनली नहीं। तो पहले प्रेपरेशन होगी, फिर डिटेक्शन एंड एनालिसिस, फिर कंटेनमेंट, फिर इरेडिकेशन, रिकवरी, फिर पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू होगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ई रुपी इज प्राइमरीली, ई रुपी की अगर हम बात करें, इज प्राइमरीली व्हाट? अ फिजिकल पेपर वाउचर। ई रुपी फिजिकल पेपर वाउचर गलत हो गया। ई रुपी इज पर्सन स्पेसिफिक क्यूआर और एसएमएस बेस्ड डिजिटल वाउचर टू डिलीवर टारगेटेड बेनिफिट्स। ये बिल्कुल ठीक है सर, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो कि पर्सन स्पेसिफिक है, क्यूआर कोड के फॉर्म में मिलेगा या एसएमएस मिलेगा। आप एसएमएस दिखाएं या क्यूआर कोड दिखाएं, तब जाकर आप उन बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखो, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी एंड सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी टिपिकली रेफर्स टू व्हाट? रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी टू हेल्प फर्म्स कंप्लाई रेगुलेटरी tech related aspects, supervisory technology tools for regulators, that is correct। so regulatory technology to help firms ताकि वो अपने rules, laws, guidelines को fulfill कर सके, और regulator के पास होना चाहिए क्या? so उसके पास होना चाहिए supervisory tech so that they can check the implementation of their rules and regulations। hashtag banking और social banking refers to what? hashtag banking का मतलब है, या social banking का मतलब है banking via social media platform, which means using short codes or hashtag for transactions and customer interactions with embedded security, that is correct, so A option is absolutely the correct answer। अगला देखो, account aggregators enable what? account aggregator क्या करता है सर? वो information share करता है, so they basically share the information, financial data between the
financial information provider to the financial information user in a secure and consented manner, यानी कि कस्टमर से पहले कंसेंट लिया जाता है, जो कस्टमर कंसेंट देता है तभी उस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड किया जाता है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. प्राइमरी रिस्क इन ओपन बैंकिंग इज, प्राइमरी रिस्क आपके ओपन बैंकिंग में क्या है? अगर आप प्राइमरी रिस्क की बात करें, इंक्रीज्ड कंपटीशन ओनली, नहीं ये तो नहीं है. प्राइमरी रिस्क ओपन बैंकिंग में है डेटा प्राइवेसी इशू, कंसेंट मैनेजमेंट इशू, API security, third party onboarding risk, mitigated by standards, strong consent framework, API security. That is correct. So B option is the correct answer for the given one. Mule account क्या होता है? So mule account का मतलब है अकाउंट जो यूज करता है legitimate large corporate settlement, नहीं. अकाउंट जो कि कंट्रोल किया जाता है by fraud या fraudster, where clean funds are layered through for laundering theft proceeds, ऑफन कंट्रोल्ड बाय रिक्रूटेड म्यूल्स. मतलब सिंपल है कि सर म्यूल अकाउंट वो है जो आपके पैसे को घुमाना चाह रहा है, जिसकी मदद से आप अपने पैसे को घुमाते हैं. दैट इज बेसिकली अ म्यूल अकाउंट. लीगली एडमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन इंडिया रिक्वायर्स व्हाट? लीगली एडमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन इंडिया दे रिक्वायर व्हाट? पहला, एनी टाइप नेम इज ऑलवेज वैलिड. नो नो नो, टाइप नेम इज नॉट वैलिड. यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, यूज ऑफ डिजिटल signature certificate issued by licensed certifying authority as per IT Act or other mechanism recognized by law. That is correct. So B option is the correct answer. आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का. आफ्टर अ मेजर साइबर ब्रीच, प्रायोरिटी एक्शन फॉर बैंक्स, CROs, CIOs, CISO should be what? पब्लिकली ब्लेम कर दो थर्ड पार्टी को इमीडिएटली? नहीं सर, दिस इज रॉन्ग. एक्टिवेट करो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, कंटेन करो ब्रीच को, सिक्योर करो सिस्टम को, प्रिजर्व करो लॉग्स फॉर फोरेंसिक एनालिसिस, नोटिफाई करो रेगुलेटर एज पर लॉ एंड प्लान करो कस्टमर को कम्युनिकेट करना. दिस इज व्हाट द एक्शन इज नीड टू बी टेकन. Is it correct? So if you want to download the PDF, it will be available on my Telegram channel. Join the Telegram channel to download the PDF. Good luck. Bye-bye. Take care. See you soon.